जय हिंद। रामजीत भैया। हाँ सरला बहनी भैया देखो, अब बाहर के मौसम देखो कितना बढ़िया है, बरसात हो रही है एकदम रिमझिम है ना। अरे बहनी बिल्कुल ठीक कहती हो। और आज देखो हम का बताई, जैसे हम निकलन वो झिमिर 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 बरसत रहे। अच्छा। और हम कहन तनी समथाए ले, तनी रुक जाई तो के जान बूंदिया बंद हो जाए। लेकिन बूंदी थमी ना, यक्को धार टूटी ना। और फिर हुआ से भीजत भीजत हिया तक आयन, बिल्कुल भीज गयन। और यक्को लहरा जोर से ना बरसा, मूल झिमिर 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 बरसा की हिन। और बूंद यक्को ना रुकी ना। तो ये ऐसा मौसम है कि वो देखो में अच्छा लागत है और मनो को बहुत अच्छा लागत। मन का भैया बहुत अच्छा लागत है, आनंद आ जाता है। लेकिन जो ना आप कहो कि झिमिर झिमिर यक्को बूंदी की लरी टूटी ना है। हाँ। वो ये कहा था कि अगर हम ऐसे कोनो भी काम अगर करते रही, निरंतर प्रयास करते रही, तो फिर सफलता भी हासिल हो जाता है। बिल्कुल बहनी। और सफलता का ये मूल मंत्र है कि वह काम का हम लगातार अभ्यास करी और अभ्यास करते रही वही। और सब चीज के लिए सबसे जरूरी है भैया अपन शिक्षित हो। बिल्कुल। और शिक्षा इतनी ना है कि हम पढ़ब लिखब सीख लिहन, हम चीजन का जानब सीख लिहन। शिक्षा इतनी ना हुआ। शिक्षा बल्कि वो हुआ है कि हम वह चीज का लगातार सीख के अपने मन में बैठाई। और दूसर अगर कौनो नई बात मन में आ रही है तो वही पे हम विचार करी। और विचार करके यह चीज कैसे बनी है, का है, वही का हम कैसे उपयोग कर सकी थे या बनाए सकी थे, वह में कुछ नवा सोचा जाए। तब शिक्षा का जौन आधार है सबसे प्रमुख वो पूर्ण हुआ था। बिल्कुल भैया, पूरा होता है। और देखो शिक्षा वो प्रकाश है जो उनके अज्ञान के अंधकार का दूर कर देता है। और यही के लिए हम सबका यूं है कि भाई अब देखो हम स्कूल जा रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, दिन भर वहाँ पढ़ रहे हैं, आए के अपन घर पे हम सब देखन के स्कूल में का उनका मिला है, कल के गृह कार्य में का मिला है। तो वही के साथ ही हम सबका अपने बच्चन का यूँ सीख भी देख चाहिए कि पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी बहुत जरूरी है। अगर संस्कार रहे तो आगे शिक्षा के साथ साथ अगर हम शिक्षित हो, पढ़ाई लिखाई अच्छे से करब और संस्कार भी रहे तो विकास का पूरी तरह से संभव कर दे। बिल्कुल बहनी। अब विकास देखो तब बढ़िया रहा था जब वो एक तो सही दिशा में हुए, सही तरीका से हुए। हाँ भैया। और सही हुए। बिल्कुल। तब वो विकास जौन होता वो बढ़िया रहा था। और शिक्षा यह मामले में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करत है। काहे बदे वो ये सिखावत है कि का गलत है और का सही है, काव करक है और काव नाई करक है। और अगर कौनो काम करक है तो वो कैसे करक है, कैसे हम वही का बढ़िया तना आगे कह सकी थे। ये सब बात जौन है उस शिक्षा बतावत है। और यही बदे हम पंचन का चाही कि जितना छोट लड़का हुए वन्हें हम स्कूले जरूर से भेजी, जौन बड़ा लड़का हुए वनहों का भेजी। और तनी मनी घर के काम काज तो देखो रहबे करत है। मूल वकरी ताए वन के जौन पढ़ाई लिखाई है वही का दांव पनाए लगावे चाहिए। और दूसर अगर क्यों बड़ा है और वो पढ़े चाहत है तो बिल्कुल वहू का पढ़े भेजे चाहिए। काहे बदे यही जुड़ी एक बात हम तुम्हें बताई बहन कि हमार अम्मा रहीन तो वह जैसे सब जनी जात रहीन। अब प्रौढ़ शिक्षा जब चलत रही तो कहीं हमहू जावे। अच्छा। तो अब प्रौढ़ शिक्षा में काहे जाए भाई, कैसे जाए? हुआ सब जने क्यों जेठ है, क्यों गांव के सब बड़ा बुजुर्ग तो हुआ तो कब्बो ना गई। मूल एक दिन वह जौन पाठशाला प्राइमरी वाली रहे हुआ जरूर गई। अच्छा। और हुआ वह कऊ दिन हम देखें कि पीछे जाए बैठे और सीखें। और फिर यगदाएं वह वर्णमालक जौन किताब हुआ थे वो घरे लेके आइन। फिर लड़कन के साथे धीरे धीरे वो का सीखिन। और आज हम तुम्हें बताई भले वह बूढ़ हैं, मूल वन है, अक्षर ज्ञान बढ़िया है, वह आपन साइन कर लिए थे, इनाय का अंगूठा लगावे बढ़िया तना साइन कर ली हैं, पढ़ ली हैं और चौपाई उपाई कुल पढ़थिन। तो ये चीज जौन है इस शिक्षा दे सकत है। रामजीत भैया देखो इतनी बढ़िया आप बात बताएं। और देखो अब ये तो अपन व्यक्तिगत बात रही है ना कि अपने घर के आप जो है बात बताएं, कितने बढ़िया तरीके से सीखें माता जी। और देखो हर केहू के लिए ही है कि अगर हम धीरे धीरे प्रयास करब और देखो अपने लड़का बच्चा को हम स्कूल भेजत हैं, वो घर पे आवे, अगर कुछ नहीं पढ़े लिखे हैं
फिलहाल आज तो कल सब ही पढ़े लिखे हैं भैया, लेकिन वही के साथ ही हम सबका यूँ ही चाहिए कि अगर नहीं आ रहा है जो चीज़, आज चल भाई अंग्रेजी भी पढ़ रहे हैं, तो अगर उतना ज्ञान हमें अंग्रेजी का नहीं है तो लड़के बच्चा भी यूँ बता देते कि ई जो है ई ऐसे होता है, तो वह का भी हम सब सीख लेते हैं। बिल्कुल बहनी, और सिखाहुक चाहिए। और यही में हम एक चीज और जोड़बे, कि जब हमार महतारी हमें पढ़ावत रही तो वही मेरे तो उतना ज्ञान नहीं रहा। हाँ भैया, मल ये कहें कि जैस जैस किताबी में लिखा है वही हम सब पढ़ो और हमें ठीक तरह बताओ। तो वही के काब है कि हमार बैठे का आदत पड़ गए, पढ़े का आदत पड़ गए, और धीरे धीरे हम आगे बढ़न। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि हम जितना प्रयास करबे हम वही मेर से आगे बढ़ पेबे। मूल प्रयास में एक चीज और है कि अपने गांव घर में जौन चीज बदल रही है, जौन चीज के विकास हो रहा है, हमें वहू ताएं ध्यान दिए चाहिए। और ये ध्यान हम तबे दे पेबे जब हम सब पंच स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल भैया स्वस्थ रहा है। और देखो शिक्षा जो है हम सबका मानसिक रूप से भी स्वस्थ बनावत है, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ बनावत है। और अगर स्वास्थ्य के बात की जाए तो भैया देखो बरसात के मौसम है, बिल्कुल बरसात के मौसम में हम सबका मतलब अपन ध्यान ज्यादा ही रखे पड़ता है, अपन अपने लड़का बच्चा के, घर के बुजुर्ग के और आसपास के भी हर चीज के। बिल्कुल। और यही में हम एक बात ये कहे चाहिए बहनी, कि बरसात में हम ध्यान राखी थे जरूर, मूल जैसे बूंद पड़े लागत है ना तो मन में एक जौन अच्छा उल्लास है, जौन बचपना होत है वो बहरे आई जात है। और कभो वही चक्कर में भीग गन, कभो लड़कन के साथे भीग गन, कभो लड़कन का बचावे बदे भीग गन, और कभो कोनो काम काज रहा भीग गन। तो भीग तो हम पंच जाइत है, मूल वोकरी ताए ये जरूरी है कि जब हम भीज जाई तो घरे आए के आपन ध्यान रखी भैया। और यह के लिए अगर जो है कोनो दिक्कत हो जाता है तो हम सबको भैया डॉक्टर के पास जाए पड़ता है। वैसे आज अपने बैठकी में हम एक जानकारी लेके आए हैं और बरसात का मौसम और स्वास्थ्य रक्षा यह पे बता रहे हैं डॉक्टर प्रवीण कुमार शर्मा भैया, और बातचीत करते हैं सुभाष खन्ना भैया। तो सुना जाए भैया। बिल्कुल। श्रोताओं नमस्कार, बहुत स्वागत आपका इस विशेष कार्यक्रम में। श्रोताओं जैसा आप देख ही रहे हैं कि बारिश हो रही है, हम सभी बहुत हर्षित होते हैं, बारिश का मज़ा भी लेते हैं, पर बहुत बार इस मौसम में हम कई बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। अब वो कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो हमें घर कर जाती हैं, उसके कारण क्या हैं, क्या लक्षण हैं और कैसे इससे बचा जा सकता है, और यदि हो जाए तो इसका उपचार कैसे कराया जा सकता है, और ढेर सारी ऐसी बीमारियां जो इस मौसम में बरसात के कारण होती हैं उसके बारे में हमें जानकारी लेनी होती है। और कई बार ये जानकारियां जब हमारे पास नहीं होती हैं तब हम दिग्भ्रमित हो जाते हैं या भ्रमित हो जाते हैं, ढेर सारे ऐसे मिथ पाल लेते हैं और इसका दुष्प्रभाव हम पर पड़ता है, और या यूँ कहें कि हम स्वास्थ्य को ठीक नहीं रख पाते। अब हम अपनी स्वास्थ्य रक्षा बरसात में कैसे करें, इन बीमारियों के बारे में कैसे जानें, इसके लिए ज़रूरी है कि हम किसी विशेषज्ञ से बात करें। और दोस्तों आज ऐसे ही एक विशेषज्ञ हमारे साथ डॉक्टर प्रवीण कुमार शर्मा, आप फिजिशियन हैं बलरामपुर हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत आपका इस विशेष कार्यक्रम में। धन्यवाद। इस समय बरसात का मौसम जो है शुरुआत न कहा जाए ख़त्म होने वाला है, बट बरसात के बाद जो है जाड़े और बरसात के बीच का एक जो अंतराल होता है इसके में दोनों तरह की बीमारियां होती हैं। जैसे कि बरसात के वजह से जो या पानी रुक जाता है तो एक वेक्टर बॉर्न, जैसे आपने डेंगू का नाम सुना हुआ, मलेरिया सुना हुआ, इस तरह के प्रकोप आने लगे हैं। दूसरा जो है मक्खी, आपने सुना होगा कि मक्खियों से जो है एक जगह बैठती हैं दूसरी जगह पे मक्खियां जाके बैठती हैं, जिसको खाने वाले पदार्थ होते हैं, जिसको कहते हैं कि ये जो फीको ओरल रूट ट्रांसफर होता है, जैसे कि लैट्रिन पे बैठती हैं तो गंदगियां लेके जाती हैं, टाइफाइड। दूसरा जो है पानी एक ऐसा स्रोत है जो रोका नहीं जा सकता, तो पीने वाला पानी और जो हमारे मल मूत्र वाले जो पानी है, एरिया है जहाँ पे इस तरीके का सैनिटेशन प्रॉपर नहीं है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो शौच वाले जो पानी है वो और पीने वाले पानी से जब मिल जाता है तो हम कहते हैं फीको ओरल रूट ट्रांसफर वाले डिजीज, जैसे कि टाइफाइड है, डायरिया है, इस तरीके का संक्रमण तेजी से फैलता है। कुछ और बीमारियां स्किन संबंधी भी हो जाती हैं बरसात के मौसम में, उससे कैसे रक्षा की जाए? हाँ, एक दाद जो होता है, जैसे कहते हैं कि जब ह्यूमिडिटी होती है, जैसे कहते हैं कि जब बरसात हुआ तो टेम्परेचर आपका कम हुआ, सूर्य की रोशनी आप देखते हैं तेज हो जाती है क्योंकि जो क्लाइमेट में जो डस्ट होते हैं वो नीचे आ जाते हैं, उसके वजह से एक ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, जिसको कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा एक गर्म एटमॉस्फेयर डेवलप होता है जिसमें पसीना ज़्यादा निकलता है और पसीना सूखता नहीं है, जिसके वजह से फंगस वाले डिजीज या जो कहते हैं कि स्किन की खास खुजली वाली बीमारियां बढ़ जाती हैं। कैसे स्वास्थ्य रक्षा की जाए यदि इस तरह की दिक्कत आ रही है?
देखिए फंगल जो डिजीज हैं तो इसमें ये कहा जाता है कि जो कपड़े पहने वो ढीले पहने, जैसे हवा क्रॉस करे तो हमारा बदन सूख जाए। दूसरा ये है कि बरसात में जैसे कि भीग जाए अगर कोई कपड़ा, या जैसे कि कहते हैं ना बरसात में बाहर निकले और भीग गए तो अपने कपड़े को चेंज कर लें। जैसे क्या होता है सर्दी नहीं लगते हैं, या वायरल फीवर कहते हैं, इन्फ्लुएंजा टाइप का जो डिजीज होते हैं वो नहीं होता। तीसरा जो है कि बाहर जैसे पानी कोई इकट्ठा हो रहा है तो आप जमीन को ढक दें, या केरोसिन ऑयल आता है जो मिट्टी का तेल कहते हैं, अगर आप एक ढक्कन डाल देंगे तो मक्खी का या मच्छर के लार्वा है वो मर जाते हैं। तीसरी चीज, 2 तरह के कचरे आपके घर में निकलते हैं, सूखे और गीले कचरे। तो बरसात के दिनों में क्या होता है, सूखे कचरे ठीक है आप डिस्पोज कर देते, बट अमूमन गीले कचरे अगर आपने कहीं डाल दिया तो वो सूखेंगे नहीं, क्योंकि तो और क्या करते हैं वो पनपने के लिए जैसे मच्छर को आमंत्रित करते हैं, मक्खियों को जैसे रसीला चीज जो होते हैं खाने के लिए आमंत्रित करते हैं, और जानवरों को भी आमंत्रित करते हैं, डिजीजेस फैलती हैं। तो अगर गीला कचरा है तो उसको प्रॉपर पॉलिथीन में बांध के उसको डिस्पोज करें। यह एक प्रॉपर चैनल जो है हाइजीन मेंटेन का तरीका अपनाएं। आजकल बरसात के मौसम में पाचन संबंधी भी दिक्कतें आने लगती हैं। विशेष बीमारी का तो आदमी जिक्र नहीं कर पाता क्योंकि वो जानता ही नहीं होता कि हमें कहाँ दिखाने जाना है या क्या परीक्षण कराना है। यदि इस तरह की कोई दिक्कत आ रही है इस मौसम में कि पाचन संबंधी कोई दिक्कत हो रही है तो वो कहाँ जाए, किसको दिखाए और क्या परीक्षण करे? देखिए 3 तरह की जो होती है, ये कहते हैं कि आहार जो है एक तरीके का देखा गया, जो बरसाती सीजन होता है उसमें आहार मतलब खाने की चीजें ज्यादा हो जाती है, जिसको साग कहते हैं आप, या जो भी सब्जियां हैं वाटर वाली जो सब्जियां हैं उसकी मात्रा बढ़ जाती है, तो आप उसका सेवन करें बट ज्यादा मात्रा में न करें, जिससे क्या होता है पेट में दर्द होना, जैसे अरुई जैसे बंडा है और भी जैसे आलू है प्याज है ये कम हो जाते हैं। तो मौसमी जो आपकी सब्जियां हैं हरी सब्जियां हैं उनका थोड़ा सा प्रयोग धो के और साफ सुथरा करके करना चाहिए, क्योंकि एक लार्वा होते हैं जैसे कि आप हेलमेंथीज डिजीज होते हैं जिसको कहते हैं कीड़े, पेट के कीड़े वाली बीमारियां भी इस मौसम में ज्यादा होती हैं। तो इस तरीके से खान पीन का थोड़ा ध्यान रखें। विशेषकर एक विशेष उम्र में जब बच्चे होते हैं खासकर डायरिया बहुत प्रकोप ले लेता है या उनको हो जाता है, कैसे रक्षा करें इस? देखिए इसके लिए 3 हम लोग टर्मिनोलॉजी कहते हैं जी। पहला तो ये है कि बच्चा जब खेल रहा होता है तो उस जगह को साफ कर दे या साफ जगह पे खेलने दें। लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि बच्चे के हाथ में बिस्कुट पकड़ा दिए, आम पकड़ा दिए या कोई रसीला पदार्थ पकड़ा देते हैं, तो क्या होता है मक्खियां उनके इर्द गिर्द, गांव के सीजन की बात कर रहे हैं, फिर बच्चा क्या करता है कि उसको खाता है या घर वाले सोचते हैं आप कैसे फेंके, वो कंटामिनेट हो चुका होता है, उसको खा लेता है। दूसरा एक तरीका ये है कि देखेंगे वहीं अगल बगल कोई व्हीकल, मतलब जैसे लैट्रिन किया बच्चा तो उसको क्या करते हैं पोंछ देते हैं, जबकि लार्वा जो होता है वो मिट्टी के अंदर चला जाता है, और जब कोई खाने का चीज आप डालते हैं तो मतलब जो है उसमें हेलमेंथीज जैसे कीड़े, पेट के कीड़े, एस्कैरिस और भी बीमारियां होती हैं। जो छोटे बच्चे हैं जो अपना केयर नहीं कर सकते हैं उनके लिए चटाई डाल दें या कोई चद्दर बिछा दें, या एक जो कहते हैं ना कि खाट बोलते हैं वो रखें, उस पे बच्चे को रखें, तो ये ज्यादा सुरक्षित और आपके लिए बीमारियों से बचने के लिए हो सकता है। डॉक्टर साहब एक और दिक्कत इस मौसम में आती है कि भाई बहुत बार सर्पदंश की शिकायत होती है, लोग अस्पतालों में पहुंचते हैं, बहुत बार लोग पहुंच भी नहीं पाते, और बहुत बार तो इससे संबंधित ढेरों मिथ होते हैं, झाड़ फूक कराने लगते हैं या डर से ही उनको बहुत दिक्कतें होने लगती हैं। सर्पदंश की स्थिति में क्या किया जाए, कहाँ पहुंचा जाए, क्या इलाज कराया जाए? देखिए जो सर्पदंश, जो सर्प होता है जिसमें विष होता है, उसके आगे वाली जो इंसीजर टूथ होती है उसमें होता है। तो इसमें देखेंगे कि उसमें जब काटता है तो वहाँ पे एक छोटा होल होना चाहिए जी, और जहाँ कटा हुआ जगह है वहाँ पे एक लालपन होना चाहिए, लालिमा बोलते हैं, सूजन होना चाहिए, और थोड़ा सा एक तरीके से ब्लीडिंग की ऊजिंग होती है, जैसे कहते हैं कि सरफेस मार्किंग होती है। अगर कोई दंश विषैला काटा है तो ये तीनों चीजें पाई जाती है। जी। दूसरा 2 तरह के विष होते हैं, एक तो हमारे ब्लड को तोड़ते हैं, दूसरा हमारे हार्ट और या लंग की जो गति है उसको धीमा कर देते हैं। एक को न्यूरोटॉक्सिक कहते हैं और एक को हेमेटोटॉक्सिक कहते हैं। तो अगर हमारा न्यूरोटॉक्सिक अगर कोई सांप नहीं काटा है तो बहुत ज्यादा घबराना नहीं चाहिए, आप अस्पताल आएंगे, हम उसका निदान करेंगे। दूसरा अगर न्यूरोटॉक्सिक कोई भी दंश मतलब जो है काटा है तो उसमें क्या होगा कि आप छोटा सा ज्ञान रखिए, क्या करिए उसको कहिए गिनती करो या बोलने के लिए बोल दीजिए जी। तो अपनी भाषा में उससे बात करिए। अगर वो 20 तक गिनती नॉर्मली कर लेता है तो उसको न्यूरोटॉक्सिक नहीं, क्योंकि उसकी सांस ठीक है, तो आप घबराइए नहीं, फिर आप ले आइए अस्पताल, हम लोग उसका इलाज करेंगे। तीसरी चीज जो है, बहुत से सांप ऐसे होते हैं जो विषैले नहीं होते जी। लोगों का कहना है कि इस सांप काटा और मैंने बगल में सांप देखा उसको मार दिया। कभी कभी क्या होता है कि सांप
तो बगल में होता है, उसके डर से जब हम पैर इधर उधर करते हैं तो कुछ और भी रखे हुए चीज़ें जो होती हैं, जो नुकीली होती हैं, वो लग जाती हैं। तो हम ऐसा सोचते हैं कि मुझे सर्प ने काट लिया। और एक बात और जोड़ना चाहेंगे, चलिए मान लिए काट भी लिया तो डरना नहीं चाहिए जी। कभी कभी इतना ज़्यादा एक पैनिकनेस हो जाती है, तो एक माहौल ऐसा होता है जिसमें जिसको सर्प काटा है या नहीं काटा है, तो वो एक एटमॉस्फेयर डेवलप होने की वजह से बहुत एंजाइटी एटमॉस्फेयर में बहुत से ऐसे शरीर में पदार्थ रिलीज हो जाते हैं कि वो एक मौत का कारण बन जाते हैं। तो मेरा कहना है कि नियरेस्ट जो अस्पताल है वहाँ पे एंटीवेनम या वैक्सीन हमारे पास होती हैं, जिसका उपयोग आप करके अपनी लाइफ बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगर चलते चलते हम अपने श्रोताओं को अगर 2-3 ऐसी प्रमुख बातें हम बताना चाहें कि जिससे बरसात के मौसम में उनकी स्वास्थ्य रक्षा हो जाए या बीमारियों का प्रकोप कम हो या हो ही ना। देखिए, सबसे पहले आप कहना चाहूँगा कि हेपेटाइटिस जी, जिसको हम कहते हैं कि पीलिया, तो वो जगहों पे कोई चीज़ ना खाएं जहाँ पे नाली हो, नाली के बगल में कोई भी व्यक्ति अनहाइजीन तरीके से कुछ भी आपको खिला रहा हो तो उससे बचे। दूसरी चीज, कोई भी पदार्थ जिसमें मक्खी बैठने की आशंका हो, इस तरीके से गंदा कांटेक्ट होने की संभावना हो, वो चीज मत ले। तीसरी चीज, पानी जी, कोई भी पेयजल जो भी आपकी प्यास बुझाती हो, वो अगर सील्ड बॉटल में नहीं है या सील्ड नहीं है, आप न सेवन करें। तीसरी बात हम जरूर कहेंगे, मच्छर अगर जगह पे है तो उसका छिड़काव कर लें, या फुल पैजामा फुल बांह की शर्ट पहने, या घर को क्लोज करें, मच्छरदानी वाले जो मॉस्किटो नेट होते हैं उसका प्रयोग करें, और इसी तरीके से अपने आप को बचा सकते जी। तो श्रोताओं, अभी आपने डॉक्टर साहब को सुना ही, और मुझे उम्मीद है जो भी बातें आपको बताई हैं आप उन्हें आत्मसात करेंगे, उससे लाभ उठाएंगे और खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। रामजीत भैया, हाँ सरला बहन, देखो, बरसात का मौसम और स्वास्थ्य रक्षा, ये विषय पर कितनी बढ़िया जानकारी दी डॉक्टर प्रवीण कुमार शर्मा भैया, और उतने नीकी तरीके से बातचीत करें सुभाष खन्ना भैया। तो दोनों पंच का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब सुन लीजिए इस सूचना। असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है। संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से निडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV हो सकता है। मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क। HIV की सही जानकारी, सुरक्षा हमारी। HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी। सरला बहनी, हाँ भैया, देखो यह समय जो अपने आसपास का मौसम है वो तो कुछ ना कुछ कहवे करत है, और जब बूंदे अपने खेतन में जब पानी भरा रहा था वही के ऊपर आपन फसल, और वही के ऊपर जब बूंद पड़त है तो वह में एक बहुत बढ़िया गीत गौनई रहा था। वो गीत गौनई सुन के जब शांत मन से हुआ बैठो पेड़ के नेरे और वो गीत गौनई सुनो तो बड़ा अच्छा लागत है। बहुत अच्छा लग भैया। देखो, ये तो है कि हम कल्पना कर रहे हैं कि कितना बढ़िया लग रहा है, जब बैठो तो उतने नीके तरीके से और अगर सुन लियो तो कितना आनंद आ जाए। अरे बहनी, सुने जात है। अब यही समय जैसे जब ध्यान के बैठा समय रहा तो वही समय सब अपन जूरा लेके इकट्ठा बैठ कर सब गावत रहा है, क्या कहारवा गावत है, क्या कजरी गावत है, तो ये सब तो चला कर। तो यही बदे देखो आज हम कहारवा लेके आए हैं। सुनवा दो भैया। पद्मा गिंडवानी बहनी जी गाय रही हैं, आओ यही का सुना जाए और आनंद लीन जाए। सुना जाए भैया। चम
भाई वाह, सरला बहनी एकदम जीव जौन है वो एकदम खिल उठा। बिल्कुल और भैया। टिकुलिया ऐसा चमकत है भाई, हमरे घर इतना जब लगावत है ना तो जैसे लागत है कि ऊपरा उजियार हो जाए। अरे वाह तो भैया। एकदम जौन पद्मा गिंडवानी बहनी इतनी बढ़िया तरीका गाइन, तो एवा सुन के जीव जो आनंद से भर गवा। तो ये के लिए भैया धन्यवाद के दिन बिल्कुल बहनी, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखो एक बात और बताई बहनी कि जैसन अपन ये गीत संगीत हुआ था वैसा अपन खेती बानी हुआ था। जब खेती पाती अपने जोर में रहा था और वही समय काम बहुत करे इतना बढ़िया लागत है, इतना मजा आवत है कि का कहे है। बिल्कुल भैया, खेती पाती तो अपने जीवन के ही आधार है। अगर हम जो है खेती से ही सब कुछ कर सकत हन, और भैया अगर खेती मन से करत हन तो वही के लिए आनंद बहुत जरूरी है ना। तो यही लिए गीत गौने सुनत सुनत हम काम करत हन भैया। बिल्कुल बहनी, अब तुम्हें आनंद की बात कहो। हाँ। तो जैसे बताइए, अब जैसे खेत वेत जोत उठा है, कौन वोन पड़ा है, तो कुदार उठाई के जैसे कौन गोड़ा जात है, और वही समय पता लाग घर तीन सवेरे सवेरे अपन मट्ठा ले आइन, कुछ ले आइन, तो वहू में खाए पिए के वही के आनंद रहा था। तो ये सब जौन चीज है बड़ा बढ़िया लागत है। और यही महिमा एक चीज और है कि जैसे अपन जौन खेती पाती हम पंच करी थे, ये तो करते हैं कि फसल उगाई थे, सब्जी उगाई थे, मूल साथ साथ जैसे किनारे किनारे बिरवा लगाए थे, या कहूँ खाली खेत पड़ा है या घर के दुआरे मुहारे हम 2-4 ठू पेड़ लगाए दिहन, या ओकरे साथे 2-4 हरहा गोरू धै दिहन, तो ओकरे साथ पूरी खेती जैसे लागत है हरी भरी है और खिलखिला अपन जीवन धन्य हो जाते हैं। बिल्कुल और देखो जब अपने जो है खेती पाती की बात गिन जाता, जो कहा था वो बिरवा लग जाता, और वो बिरवा अगर लागे और वह मेड़ के पे बैठ के भैया और जो रुमाल में रोटी बांध के आवत रही ना, वाह, तो बैठ के ओके आनंद भैया जो है डिब्बा में पानी और जो है उमन रोटी लपेट के आई भैया, और बैठ के काम धंधा थकान लगी रहे, उसके बाद मेड़ के किनारे बैठ के खाओ, उके आनंद अलग रहा था। बिल्कुल मुलगिरित है, ये जरूरी है कि हम सही समय पे अपने खेती पाती में जौन जौन काम है वही का करी, और खेतक साथे जौन सह खेती है, जैसे हम पेड़ लगावे चाहते हैं तो पेड़ वेड़ बिरवा लगाए रही, और यह समय यकरी ताए बहुत बढ़िया अच्छा है। तो बहुत पंच लगवतो हैं, और हम 2-4 पेड़ देखे आंवला उलक लगायन, तो अगर जे औरो लगावे चाहत है तो वो बढ़िया पहले तो आपन जौन बढ़िया पेड़ है वही का चिन्हित कर लिए, और वही के तरह माटी अच्छी है कि नहीं है वही का समझ बूझ लिए, और फिर लाई के बढ़िया बैठाई के, और फिर देखो थोड़ा समय लागत है। हाँ। मूल जब वो समय पूर्ण हो जाई और यगदाय फल लागे शुरू हो जाई, तो वही का जो आनंद है वो अलग है। रामजीत भैया, और देखो आजकल तो खेती में भी नवा तरीका है, नवाचार हो रहे हैं, तकनीकी का प्रयोग करके हम सब बहुत अच्छे से खेती कर सकते हैं। बिल्कुल, अब जैसे आजकल इस समय जो पेड़ आवत हैं हाँ। वो कम समय में तैयार हो जाते हैं। दूसरी चीज छोट जल्दी आई जाते हैं और फल शुरुआते में आई जाते हैं। तो वही से कहा है कि जौन अभी हम बतिया कहन कि बहुत लंबा इंतजार उतना लंबा नहीं करे पड़ा था, कुछ है समय बाद हमें फल मिले लागत है। और ये के साथ यूँ हो जाता है भैया कि अपन खेती में जो है हम तमाम तरह की फसल लगाई थी, और फसल के साथे साथे अगर हम जो है फल भी तैयार हो जाते हैं तो भैया अपन जो है आमदनी दुगना हो जाते हैं। बिल्कुल, और दुगना आमदनी में बहनी हम एक बात और कहे चाहिए हाँ। कि अगर जौन फसल हमार तैयार भई है, चाहे वो खेते के भय चाहे जौन पेड़ पौधा के भय, अगर हम वही का ठीक तरह से वही के ग्रेडिंग कैली, वही के पैकेजिंग कैली, और वही का बढ़िया तरह से लोगन के सामने ले जाई, बाजारे में ले जाई, तो वही के जौन भाव है वो भाव अपने सोच के मुताबिक थोड़ा ज्यादा ही मिला था, कम नहीं मिला था। भैया ज्यादा मिला था, यही के लिए भाई अगर विशेषज्ञ बता देती बढ़िया तरीके से ना तो और बढ़िया हो जाता है भाई, जानकारी पूरी हो जाती है। हाँ, तो यही लिए भैया जो है आज हम लेके आए हैं जानकारी, फल फूल और सब्जियों में ग्रेडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग। यहाँ पे जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर नीलिमा गर्ग बनी, और बातचीत करते हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया। तो सुना जाए भैया और लाभ लेन जाए। बिल्कुल, फल फूल और सब्जियों की ग्रेडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, जहां फल फूल और सब्जियों का उत्पादन आप कर रहे हैं वहां इसकी ग्रेडिंग, पैकेजिंग, भंडारण और मार्केटिंग कैसे करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान रहमान खेड़ा की पूर्व निदेशक डॉक्टर नीलिमा गर्ग साहिबा। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि फल फूल और सब्जियों की
जहाँ व्यावसायिक खेती कर रहे हैं किसान भाई बहन, वहाँ अच्छा दाम मिले, इसके लिए ग्रेडिंग, पैकेजिंग, भंडारण और मार्केटिंग कैसे करें किसान भाई बहन? सभी किसान भाई बहनों को नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ताजी उपज का खेत से बाजार तक का सफर कई चरणों से गुजरता है, जिसमें ग्रेडिंग, पैकेजिंग, भंडारण और मार्केटिंग अत्यधिक महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि इसी से उत्पाद की गुणवत्ता निर्धारित होती है और बाजार में उसका उचित मूल्य मिलता है, जिससे कि किसान को उसकी मेहनत का फल मिलता है। इन सभी चरणों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत। तो शुरुआत करें डॉक्टर साहब ग्रेडिंग की। कोई भी उत्पाद, चाहे वो सब्जी हो, फूल हो, फल हो, उसकी ग्रेडिंग का क्या महत्व है और किसान और उपभोक्ता दोनों कैसे इससे लाभान्वित होते हैं? जी, ग्रेडिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि तोड़ाई या कटाई के फौरन बाद किसी फसल की यदि ग्रेडिंग कर दी जाए तो उससे बहुत से पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस यानी कि तोड़ाई उपरांत नुकसान को बचाया जा सकता है। इससे हम एक गुणवत्ता जैसे उत्पाद हैं उनको हम एक साथ इकट्ठा करते हैं और उनको एक साथ बेचा जाता है। एक जैसा रंग, रूप, आकार, वजन होने के कारण ये अधिक आकर्षक लगते हैं और मार्केट में अधिक उनका मूल्य मिलता है। इससे किसानों को फायदा होता है। और दूसरा यही बात है कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस जो हैं वो कम होते हैं, क्योंकि यदि कोई खराब किसी तरीके का फफूंद युक्त अगर उत्पाद यदि दूसरे के साथ मिलता है तो उसको भी खराब कर देता है। तो इस तरीके से छटाई से उत्पाद है वो सुरक्षित होते हैं और अधिक मूल्य प्राप्त करते हैं। डॉक्टर साहब ग्रेडिंग के कुछ खास तरीके होंगे? जी, ग्रेडिंग के बहुत से तरीके हैं, जिनमें ये डिपेंड करता है कि हम किस उत्पाद को, किस कमोडिटी को ग्रेड कर रहे हैं। जैसे कि फलों की ग्रेडिंग अलग तरीके से होती है, सब्जियों की थोड़ी अलग होती है और फूलों की अलग। हालांकि सिद्धांत सभी के एक हैं, मगर तरीके अलग अलग होते हैं। जैसे कि फलों की ग्रेडिंग में हम अधिकतर उनके आकार का ध्यान रखते हैं कि सभी फल एक ही आकार या जैसे एक ही व्यास के हों। जैसे कि सेबों की ग्रेडिंग करें तो हम ये देखेंगे कि एक पेटी में 80 से 100 फल आए, तो उनका जो व्यास होगा वो मोर और लेस एक ही जैसा होगा। इसी प्रकार आम में वजन के हिसाब से ग्रेडिंग होती है, अंगूर में गुच्छे के वजन के हिसाब से ग्रेडिंग होती है और बेरीज में आकार के हिसाब से। कभी कभी फलों की ग्रेडिंग में हम रंग का भी ध्यान रखते हैं कि सभी फल में एक जैसा रंग होना चाहिए। और सब्जियों की ग्रेडिंग? सब्जियों की ग्रेडिंग में हम उनकी ताजगी को देखते हैं कि उनकी पत्तियां जो हैं वो ताजी हों, मतलब उनमें कड़ापन हो और मुरझाई हुई ना हो, पीली पत्तियां ना हो। ये सब्जियां जैसे कि गोभी है या खीरा है, ये बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं, इनका टर्गर कम हो जाता है तो लटक जाते हैं, तो इसके लिए उसकी अलग से ग्रेडिंग की जाती है। और डॉक्टर साहब फूलों में? फूलों में ग्रेडिंग हम लोग देखते हैं कि फूल एक ही जैसी अवस्था के होने चाहिए और जो स्टेम की मोटाई है वो एक मानक के अनुसार से होनी चाहिए। सभी स्टेम एक ही जैसी लंबाई के होने चाहिए। जो लंबे स्टेम्स हैं उनकी ग्रेडिंग अलग होती है और जो छोटे हैं उनकी अलग होती है, जिससे कि जब फूल खिले हैं तो सभी एक ही अवस्था में हो। जब उनका बंच बनाया जाए तो ऐसा ना हो कि कुछ फूल खिल रहे हैं और कुछ लुढ़क गए हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो डॉक्टर साहब जो भी ग्रेडिंग है, चाहे फल, फूल और सब्जियों की, तो इसमें कुछ सरकारी मानक भी हैं क्या? जी, इसके मानक है। एपिडा है जो कि निर्यात के लिए जो भी हमारे उत्पाद हैं उनके लिए मानक निर्धारित करता है, और घरेलू बाजार में एग मार्क मानक के हिसाब से जो गुणवत्ता है वो निर्धारित की जाती है। डॉक्टर साहब ये तो रही ग्रेडिंग की बात, अब पैकेजिंग की बात कर ली जाए। बाजार में जो दिखता है वही बिकता है जी, तो पैकेजिंग के बारे में क्या कहना चाहती हैं फल, फूल और सब्जियों की? जी, फल, फूल और सब्जियों इन सब की पैकेजिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये उनकी उम्र को निर्धारित करती है। पैकेजिंग जो है उनकी न सिर्फ सुरक्षा करती है, उनकी वो उम्र को भी, और एक तरीके से मार्केटिंग टूल का भी काम करती है कि वो अपने आप में जो लोगो वगैरह भी कैरी करता है, जिससे कि वो बिकता है। और पैकेजिंग को अक्सर खामोश विक्रेता कहा जाता है, क्योंकि इसमें उत्पाद की पूरी जानकारी लिखी होती है जी। और इससे हम अपने थोड़े कम गुणवत्ता वाले उत्पाद को भी अधिक आकर्षक बना के बेच सकते हैं। तो ये एक पैकेजिंग का है कि ये अधिक मूल्य मिलने में सहायता करती है। डॉक्टर साहब फल, फूल और सब्जियों की पैकेजिंग की बात करें तो कुछ खास तकनीक होगी इसकी? जी, सब्जियों की खास करके? सब्जियों में पैकेजिंग के लिए अधिकतर परंपरागत पैकेजिंग होती हैं। जैसे कि आप जो पुरानी जो पैकेजिंग होती है वो फोम के उसमें होती थी, परंपरागत जो पैकेजिंग होती थी, या फिर हमारे खुले हुए बोरों में। लेकिन आजकल जो है वो प्लास्टिक के जालीदार पैकेजिंग होती है। जी, जालीदार बैग्स होते हैं। जैसे कि आलू है या कंद वाली जो फल हैं, आलू, प्याज, लहसुन इत्यादि, इनको जालीदार में रखा जाता है जिससे कि नमी ना इकट्ठी होने पाए
ये सब्जियों में फफूंद की समस्या ना आए। और प्लास्टिक रैप भी आ गए? जी, प्लास्टिक रैप भी आ गए हैं, लेकिन प्लास्टिक रैप कुछ ही सब्जियों के लिए सही है, जैसे कि आपका खीरा है या गोभी है। अदरवाइज जैसी जो पत्तेदार सब्जियां हैं उनमें छिद्रित पैक का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि छिद्रण से जो मॉइस्चर है बाहर निकलती रहती है नमी, तो वो एकदम से वहाँ पर सड़ने की समस्या नहीं होती है। डॉक्टर साहब, फूलों की पैकेजिंग में कौन कौन सी खास बातें? फूलों की पैकेजिंग भी 2-3 तरीके की है। एक तो ये होती है स्लीव पैकेजिंग। तो स्लीव पैकेजिंग तो ऑर्डिनरी जो हम बाजार से फूल खरीदते हैं, आप देखते होंगे उसके ऊपर उपभोक्ता अपनी लोगो और उसके जो प्रमोशन के लिए जो भी चीज़ें वो सब लिखवा देता है, और ये फूलों को एक तरीके की सुरक्षा भी प्रदान करती है और एक तरीके से ये उनको थोड़ी देर तक नमी के लॉस से भी बचाती है, जो प्राइमरी पैकेजिंग है। उसके बाद फूलों के लिए हम लोग कार्डबोर्ड पैकेजिंग भी होती है, अगर आपको लंबी दूरी तक भेजना है। और यदि आपके फूल को आपको उनमें नमी लॉस की समस्या है कि आपके नमी बहुत जल्दी नुकसान होगी, तो आजकल हाइड्रेशन पैकेजिंग भी होती है, जिसमें कि पानी युक्त बोतलें रहती हैं या फिर जेल रहता है और या फिर उसमें फोम रहता है, भीगे हुए फोम, जिसमें कि हम फूलों को पैक करके भेजते हैं जिससे कि नमी की कमी ना होने पाए। डॉक्टर साहब, जो भी फल फूल और सब्जियां किसान भाई बहन पैदा कर रहे हैं, कई बार मार्केट में भाव समय से नहीं है तो उसको रोकना पड़ता है, भंडारण करना होता है। जी। तो भंडारण में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं इस समय? भंडारण में तो एक जो महत्वपूर्ण बात यह है, देखिए जहाँ गांव में जहाँ बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं हैं, वहाँ पर तो आपके जो लोकल स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि जीरो एनर्जी कूल चैम्बर जिसको हम बोलते हैं, कि ज़मीन के नीचे और गड्ढे में दबा दीजिएगा आप अपना, या फिर एक टेम्परेरी एक स्ट्रक्चर खुले में भी रख सकते हैं, एक ईंटों का स्ट्रक्चर बना के, और उसमें यदि 2 दीवारों के बीच में आप रेत भर के और उसमें पानी सर्कुलेट करते हैं और थोड़ी हवा का वेंटिलेशन की भी व्यवस्था रखते हैं, तो उसमें हमारी सब्जियां ज़्यादा देर तक रखी रहती हैं। इसके अलावा जो भंडारण के लिए शीत गृह जो है वो एक आजकल बहुत ही प्रचलित हो गए हैं, और ये सहकारी स्तर पर भी होते हैं और सरकार भी बनवाती है। जहाँ पर भी है तो लोगों को उसका इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि हम अपने फल और सब्जियों को थोड़ा भंडारण कर लें। और तीसरे तरीके की जो भंडारण का है, मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर के लिए हम लोग स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसमें क्या करते हैं कि जो कमोडिटी है उसकी श्वसन दर को कम कर दिया जाता है। तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को कम कर देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा देते हैं, जिससे कि श्वसन दर कम हो जाती है और सब्जियों की जो शेल्फ लाइफ है, उनकी जो भंडारण क्षमता है वो बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब, अब मार्केटिंग महत्वपूर्ण है और मार्केटिंग के साथ साथ ब्रांडिंग भी जरूरी है। बहुत ज़रूरी है। आजकल तो जो दिखता है वो बिकता है। जी, मार्केटिंग के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि आप एक संबंध बनाएं उपभोक्ता से। तो आजकल तो जैसे हमारे यहाँ, आपको याद होगा, यहाँ लखनऊ में पहले नवाब ब्रांड से हम लोगों ने दशहरी आम का निर्यात किया था। तो जब हम एक कहानी को जोड़ देते हैं, जैसे कि हम अपने आम को कहेंगे दशहरी आम, और फिर साथ में हम एक कहानी उसके देंगे कि अपने डिब्बे के ऊपर लिख देंगे कि ये दशहरी गांव में होता था, ये इस सन में इस राजा के द्वारा, इस नवाब के द्वारा लगाया गया, और सबसे पहले तो ये आमों को टोकरी में भर के गिफ्ट के तौर पे दिया जाता था, और ये इस तरीके से यहाँ इस आया। तो जब एक कहानी बन जाती है तो लोगों में एक इंटरेस्ट जाग जाता है कि अच्छा ये चीज़ है, इसको खा के देखते हैं। तो इस तरीके से हम डिफरेंट जो हमारे अलग अलग जगह की जो स्पेशलिटी है, जैसे कि बनारस का लंगड़ा आम है या फिर चौसा आम है, या और भी जो हमारी अलग अलग वेराइटीज हैं, जैसे काला नमक का हमारा जो चावल है जी, तो आप समझ सकते हैं कि हर चीज़ का एक स्पेशलिटी है और हर चीज़ के पीछे एक कहानी है। तो हम लोगों को उस कहानी को बढ़ावा देना चाहिए अपने उस चीज़ को मार्केट करने के लिए। और दूसरा ये है कि डायरेक्ट कस्टमर से भी बातचीत की जा सकती है। इसमें सोशल मीडिया और डिजिटल प्रचार का भी आजकल तो ये बहुत कॉमन हो गया है कि जो नए नए एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अपनी चीज़ों को पहले इन मार्केट्स में पहले पॉपुलराइज करते हैं, लोकप्रिय बनवाते हैं, और फिर लोग अपने आप से उनको कॉन्टेक्ट करते हैं। डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे फल फूल और सब्जियों की ग्रेडिंग, पैकेजिंग, भंडारण और मार्केटिंग के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें। जी ज़रूर, मेरा मोबाइल नंबर आप लोग लिख लीजिए 9415786633 9415786633 9415786633।
चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहती हैं किसान भाइयों बहनों का फल फूल और सब्जियों की ग्रेडिंग, पैकेजिंग, भंडारण और मार्केटिंग के बारे में? डॉक्टर साहब, मैं सभी किसान भाई बहनों से मैं ये आग्रह करूंगी कि वो हमारी जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं ग्रेडिंग की, उनका इस्तेमाल करें। तो ग्रेडिंग में आप मैनुअल करें या फिर किसी मशीन से करें, और उसके बाद पैकेजिंग, खूबसूरत पैकेजिंग करें जिससे कि आपका उत्पाद अच्छा सुंदर दिखे और उसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा वो लोगों को अट्रैक्ट करे। और फिर मार्केटिंग, भंडारण तो आपको करना ही है। आप शीत गृह का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कोई लोकल स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर का कर सकते हैं। आजकल ऐसी स्मार्ट पैकेजिंग भी हैं जिसमें कि आप ट्रांसपोर्ट के दौरान ही उसमें आप मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर रखते हैं जिससे कि उसकी शेल्फ लाइफ अच्छी रहती है। तो इन सब चीज़ों का जब हम ध्यान रखते हैं और मार्केटिंग के लिए डिजिटल मार्केटिंग के जो टूल्स हैं उनको अपनाएं, ई कॉमर्स को अपनाएं, तो हम लोग अधिक मूल्य प्राप्त कर सकते हैं और अपने देश को खुशहाल बना सकते हैं। डॉक्टर नीलिमा गर्ग साहिबा, आज आप कार्यक्रम में आए और फल फूल और सब्जियों की ग्रेडिंग, पैकेजिंग, भंडारण और मार्केटिंग कैसे करें किसान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। आपके बहुमूल्य सुझाव पर किसान भाई बहन अवश्य ध्यान देंगे। डॉक्टर साहब, आज कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सरला बहनी। हाँ रामजीत भैया। देखो, फल फूल और सब्जियों की ग्रेडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग कैसन हम पंचन का करे है, वही कौन सावधानी रखे है, काउ चीज हमें बिल्कुल भैया वही में रखे है कि जिससे हम जौन दाम है वो बढ़िया मिले। तो यह विषय पे इतनी बढ़िया जानकारी देखते हैं डॉक्टर नीलिमा गर्ग बहनी, और उनसे बतकही करे डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया के बहुत बहुत धन्यवाद। और देखो बहनी, ये तो बात रही जानकारी का, और निश्चित ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर हम जौन फसल पैदा करते या जौन चीज हम करते वही के बारे में जानकारी, हाँ, बढ़िया तना हो जाए और बाजारे बढ़िया तना पहुंच जाए और छटा हुआ पहुंच जाए तो देखहु नीक लागत है। और कऊ दाम बाजार का भाव अगर नायो है तब वो आदमी पैसा दे दिया था। तो ये चीज तो बहुत सही बात है और एक हम पंचन का अपनावक चाहिए। और देख, हाँ, एक बात और बता दी बहनी, हम जान गए कि तोहरे का कहा चाहत हो, तो कहा यह चाहत हो कि जौन यह समय मौसम है, मौसम के हिसाब से कुछ सुनवाई दिन जाए। हाँ बिल्कुल सुनवा दो। तो भैया हम आल्हा लायन है, और आल्हन का जौन विषय है वो है लाखन का गौना, और जही का बताए रहे हैं गोपी कृष्ण दीक्षित और साथी भैया। तो आओ लाखन का गौना कैसे है वो सुना जाए और आल्हा के आनंद लीन जाए। सुना जाए भैया। हम गवन बखान बलखराना का वतन बोल करो परमा। ओ गति वर्ण अब माहिल के बाके बास देव केरा।
धिना धिन तबला बाजो रे ता मचा सरंगीन क्या नचै पतुरिया काश्मीर का लौंडा खास आगरे क्या गति बारण अब पातुर का बंगला में नाचू रही दिखलाए और वही झमेला के बेला मामा हिल कई बरोबर जाए लौट चपाता की नखाप का झालर लौट मोतियन क्या पहुंचे जब बंगला माँ तबला ठुमक बंद हो जाए ठुमक बंद तबला के हो गो पातुर नाच बंद हो जाए घुमा गर्दना कनवजिया का ओ माहिल पर परई निगाह आवो आवो उरई वाले मोढ़ पे बैठो मही पतिराय कहो कुशलिया तमोरली कई अबला राखो देर लगाए मोइल जो बदीन बंगला माँ राजन बोल करो परमार सबय कुशलिया मोरी बुरई माँ भोगति राज मही पतिराय और एक बात हमारी तुम मानो यतने कहना हवे हमार बूंदी है जो अब बूंदी का बूदल भेज दियो बूंदी का लावे गवन कनौजी क्या गति बरन वही बेरिया महा बेरिया यौरी लागी गया और डर लागी गा कनवजिया का बूदलते कहो सुना भाई वाह, एकदम जीव जौन है वो गनगनाई गए, आनंद आई गए बिल्कुल। और अब भाई देखो, चलो अपने कार्यक्रम में वापस आवा जाए। तो भारत सरकार, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत मौसम विज्ञान विभाग, मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के अनुसार मौसम के जो जानकारी प्राप्त भाई वो अपने पंचन का बताए दिन जाए। हाँ, बिल्कुल। तो पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो वर्षा के पूर्वानुमान है अगले 3 दिन का, वो है कि कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछार पड़े के संभावना है। साथ है मौसम संबंधी इन 3 दिन में कोनो विशेष चेतावनी नहीं है। तो ये रही मौसम की जानकारी। और अमजद भैया कल के कार्यक्रम बताई दीजिए। हाँ भैया, कल के अपने बैठक में हुए लोकायतन में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और आम जनमानस की भागीदारी और ये पे जानकारी दी है डॉक्टर अमित कुमार राय भैया। और खेती किसानी में हुए किसान डायरी, कृषि समाचार पर आधारित आलेख और वाचन हुए नवेद शिको भैया का और संपादन है डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया का। बिल्कुल। और देखो ये रही कल के कार्यक्रम के जानकारी। हाँ भैया। अब सबसे विशेष चीज जो है वही के लगे चली है और वो है बाजार मंडी के बाजार भाव। हाँ। और बाजार भाव के इंतजार हम पंचन का रहबे करत है, तो जल्दी जल्दी बताए दिन जाए अपने पंचन का। बिल्कुल भैया। और शुरुआत की जाए गेहूं दड़ा से। तो जौन लखनऊ मंडी के बाजार भाव रहा वो रहा 2550 रुपया प्रति कुंटल के हिसाब से, कानपुर के 2530 और गोंडा के 2603 और अयोध्या के 2590 रुपया प्रति कुंटल के हिसाब से। चावल जौन मोटा होता है वह लखनऊ मंडी के बाजार भाव 3420, कानपुर नगर के 3060, गोंडा के 2975, अयोध्या के 3190 रुपया प्रति कुंटल के हिसाब से। सरसों जौन काली है वह लखनऊ मंडी के बाजार भाव 6600, कानपुर नगर के 7050 और अयोध्या के 6090 रुपया प्रति कुंटल के हिसाब से। मटर जौन सफ़ेद होता है वह लखनऊ मंडी के बाजार भाव 4120, कानपुर नगर 3950, गोंडा 4275, अयोध्या 4130 रुपया प्रति कुंटल के हिसाब से। चना जौन छोटा होता है वह लखनऊ मंडी के बाजार भाव 6675 और कानपुर 6450, गोंडा 6700 और अयोध्या 6250 रुपया प्रति कुंटल के हिसाब से। आलू सफ़ेद लखनऊ मंडी के 1210,
कानपुर 1010, गोंडा 1120, अयोध्या 1170 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से। और रामजीत भैया प्याज लाल के भाव है लखनऊ मंडी में 1,101